राजगढ़ किले का पुराना हिस्सा हमेशा से ही रहस्यों से भरा रहा है। लोगों का मानना था कि वहां कोई अनहोनी जरूर है। ये बात गांव वाले अक्सर कहते कि रात को उस तरफ से अजीब आवाजें आती है, जैसे कोई रो रहा हो, कोई चला रहा हो। पर अब तक किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। वही किले में था एक कमरा, जिसे सब लाल फर्श वाला कमरा कहते थे। उसका फर्श चमकदार लाल रंग का था, जैसे ताजा रंग चढ़ा हो। सबको लगता था कि वो बस एक सुंदर डिजाइन है, पुरानी राजशाही की पहचान। पर एक दिन एक इतिहासकार और पुरातत्व संग्रहालय के क्यूरेटर श्री दिनेश मिश्रा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने प्रेस के सामने बयान दिया कि उस लाल फर्श का रंग कोई पेंट नहीं, बल्कि चूना और खून से तैयार किया गया था। उनके इस बयान ने तहलका मचा दिया। चैनलों पर खबरें दौड़ने लगी। राजगढ़ का लाल फर्श असल में इंसानी खून से रंगा गया। लोग डर गए। कुछ ने तो उसे अफवाह समझा, कुछ ने उसे सच मानकर किले की तरफ जाना ही छोड़ दिया। लेकिन असली डर तो तब फैला जब उसी रात दिनेश मिश्रा की लाश उसी लाल फर्श वाले कमरे में मिली। मौत अजीब हालात में हुई थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, चेहरा डर के मारे सिकुड़ा हुआ था और हाथों की उंगलियां किसी चीज को नोचने की हालत में थी, जैसे आखिरी वक्त में वो किसी अदृश्य चीज से लड़ रहे हों। पुलिस ने मामला दिल का दौरा बताया, लेकिन बात वही खत्म नहीं हुई। तभी इस केस की जांच के लिए बुलाया गया रिटायर्ड लेकिन तेज तर्रार डिटेक्टिव प्रणव राय। उम्र 63 साल, लेकिन दिमाग अभी भी किसी जवान अफसर से भी तेज। उन्होंने शर्त रखी कि वो तभी जांच करेंगे अगर उन्हें किले के अंदर ही रुकने दिया जाए। उनका जवाब था, जांच करनी है तो मौत के पास रहना होगा। किले में अकेले रहना आसान नहीं था। रात के समय जब सब सो रहे होते तो खामोशी में दीवारें भी सिसकियां भरती लगती थी। पहली रात प्रणव राय ने वो कमरा देखा जहां मिश्रा की लाश मिली थी। उन्होंने फर्श को ध्यान से देखा। वो चमक अब भी वैसी ही थी। उन्होंने उंगलियों से थोड़ा सा सतह रगड़ कर देखा, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। रात को करीब 2 बजे किले के अंदर एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई लोहे का भारी दरवाजा अचानक खुला हो। प्रणव राय भागे भागे उस दिशा में पहुंचे। एक छोटा गलियारा था जो पहले बंद था, अब खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा लगातार बह रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, दीवार पर एक पुराना चिन्ह दिखा, एक खंजर जिसके नीचे लिखा था, जो सच देखेगा वो बचेगा नहीं। और उसी वक्त पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। प्रणव राय ने तुरंत अपनी जेब से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़े। गलियारे के आखिर में एक और कमरा था, बिल्कुल वैसा ही लाल फर्श वाला। पर फर्क ये था, वहां कोई दीवार पर ताजा खून से लिखा था, दूसरे की बारी है। कहानी यहीं से मोड़ लेती है। क्या ये खून किसी पुराने जमाने के कत्लों की दास्तान है, या कोई आज भी उस किले में खेल खेल रहा है? प्रणव राय को अंदाजा हो गया था, ये सिर्फ इतिहास नहीं, कोई जिंदा राज है। अगली सुबह प्रणव राय ने सबसे पहले किले की देखरेख करने वाले सुरक्षा कर्मी से बात की। उसका नाम था किशन, उम्र करीब 45 साल, चेहरे पर हमेशा डर का भाव। पूछने पर बोला, साहब, उस रात जब मिश्रा जी मरे, तब मैंने कुछ अजीब देखा था, लेकिन किसी को बताया नहीं। लोग पागल कहेंगे। प्रणव ने उसकी आंखों में देखा। क्या देखा था? किशन बोला, मैं अपनी राउंड पर था, रात के 1 बजे। तभी मैंने देखा कि लाल फर्श वाले कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला।
अंदर कोई गया नहीं था, ना ही कोई निकला, मगर मुझे लगा जैसे अंदर कोई साया है, जैसे धुआं हो, मगर इंसान जैसा आकार हो। प्रणव चुपचाप सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, और फिर? मैं डर के मारे भाग गया साहब। मैं तो नीचे वाले हिस्से में सोने चला गया। प्रणव ने उसे जाने दिया। उसके बाद उन्होंने किले का पुराना नक्शा निकलवाया। राजगढ़ का नक्शा बड़ा ही अजीब था। बहुत से बंद दरवाजे जो अब खुलते नहीं थे। दीवारों के अंदर सुरंगें थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, और एक खास जगह जो नक्शे में थी मगर अब जमीन पर नहीं दिखती थी, रक्तगृह। इस नाम का मतलब था खून का कमरा। शाम होते होते किले में हवा कुछ और भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार देख रहा हो। प्रणव राय ने अपनी फाइलों में उस कमरे के बारे में और जानकारी खोजी। मिश्रा जी के नोट्स में एक जगह लिखा था 1649 किले की मरम्मत के दौरान मजदूरों की गुमशुदगी। कुल 11 लोग। कोई सुराग नहीं मिला। और नीचे एक लाइन और थी, लाल फर्श उस दौरान तैयार हुआ। रात को करीब 11:30 बजे प्रणव को एक धातु की आवाज फिर सुनाई दी। वो उसी गलियारे में पहुंचे जहां पिछली रात एक गुप्त कमरा मिला था। इस बार उन्होंने उस कमरे के फर्श पर ध्यान दिया। नीचे कुछ उभरा हुआ सा था। टॉर्च से देखने पर पता चला कि वो एक छुपा हुआ ढक्कन था। उन्होंने जेब से चाबी निकाली और धीरे से ढक्कन खोला। नीचे अंधेरा था, पर एक सीढ़ी जा रही थी गहराई में। बिना वक्त गवाए प्रणव नीचे उतरने लगे। नीचे का कमरा सीलन भरा था। बदबू ऐसी कि जैसे सदियों से हवा भी बंद हो। दीवारों पर पुराने जमाने की हथकड़ियां टंगी थी और बीचों बीच एक पत्थर की मेज रखी थी जिस पर खून के सूखे धब्बे अब भी मौजूद थे। तभी अचानक पीछे से दरवाजा फिर से बंद हो गया। प्रणव समझ गए कोई है जो नहीं चाहता कि ये राज खुले। कमरे के एक कोने में धूल भरी पुरानी तिजोरी मिली। उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी। उस पर लिखा था, राजा हरिराज का गुप्त न्याय। उन्होंने डायरी खोली। पहला ही पन्ना चौंका देने वाला था। जो राज खोलना चाहता है वो पहले मौत से दोस्ती करे। नीचे लिखा था, हमने 11 मजदूरों की बलि दी ताकि दुश्मन इस किले में कदम न रख सके। उनका खून इस फर्श में बहाया गया। ये खून हमारा रक्षक है। प्रणव की आंखों में हैरानी थी। ये एक गहरा इतिहास था जिसे कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया। तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। कदम ठोक ठोक कर आते जा रहे थे। प्रणव ने अपनी सांस रोकी, टॉर्च बंद की और दीवार से सट गए। कमरे में एक परछाई उभरी, लंबी, अजीब, इंसानी जैसे आकार की, लेकिन चेहरा धुंधला, आंखें लाल, जैसे आग की तरह। वो परछाई कमरे में कुछ खोज रही थी और तभी उसने डायरी को उठाकर सूंघा। और जैसे ही उसने दीवार की ओर देखा, प्रणव की ओर, अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद टॉर्च फिर से चालू की, लेकिन अब वो परछाई वहां नहीं थी। प्रणव समझ गए थे ये आत्मा नहीं, कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन इतना तय था ये कोई आम मामला नहीं था। अब उन्हें इस खेल में किसी की चाल की बू आ रही थी। उनके कदम तेज हो गए। अब उन्हें केवल इतिहास नहीं, किसी चालाक जिंदा इंसान को भी पकड़ना था जो इस डर के खेल के पीछे था। अगली सुबह किले के बाहर कुछ लोग जमा थे। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि किले के अंदर भूत है। पुलिस वाले बाहर खड़े थे, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। प्रणव राय बाहर आए
और लोगों को समझाया ये सब डर फैलाने की चाल भी हो सकती है। अगर कोई इंसान इस सब के पीछे है तो वो चाहता है कि हम सब डर कर भाग जाएं और वो अपने खेल में कामयाब हो जाएं। लोगों ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी डर था। उसी दिन दोपहर में प्रणव को एक और दस्तावेज मिला, पुरानी नगर पंचायत की फाइलों में छुपा हुआ। उस फाइल में कुछ रजिस्टर थे जो 1600 के दशक के राजघराने के खर्चे और कामकाज का ब्यौरा रखते थे। एक पन्ने पर लिखा था, विशेष फर्श निर्माण हेतु चूना और गुप्त रसायन भेजा गया। गुप्त रसायन, और नीचे नाम था विशानंद वैद्य। प्रणव चौंक गए। मिश्रा की डायरी में भी ये नाम आया था, लेकिन उन्होंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। कौन था विशानंद वैद्य? खोजबीन करने पर पता चला कि विशानंद कोई सामान्य वैद्य नहीं था। वो राजा हरिराज का खास था, लेकिन उस पर आरोप था कि वो तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। बाद में उसे राजद्रोह के आरोप में मार दिया गया था, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि मरने से पहले उसने कुछ अधूरे प्रयोग छोड़ दिए थे। शाम के समय प्रणव ने किशन को फिर बुलाया। उन्होंने पूछा, तू यहां कितने साल से है? किशन बोला, 15 साल हो गए साहब। बचपन से इस किले के पास पला बढ़ा हूं। प्रणव ने सीधा सवाल पूछा, क्या तू जानता है कि रात को लोग अंदर क्यों नहीं जाते? किशन थोड़ा घबराया, फिर बोला, एक बार मैं और मेरा दोस्त नरेश अंदर गए थे 8 साल पहले। तब वो गलियारा नहीं खुला था, पर एक बार जोर की हवा चली और एक दीवार खुद ही खुल गई। अंदर अजीब सी गंध थी और आवाजें, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। प्रणव ने उसकी आंखों में देखा। फिर क्या हुआ? किशन का चेहरा पीला पड़ गया। नरेश अंदर गया। मैं बाहर ही खड़ा था, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आया। कभी नहीं साहब। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बस एक बात, 2 दिन बाद उसी लाल फर्श वाले कमरे में उसकी घड़ी मिली थी, जो उसके दाहिने हाथ में रहती थी। अब मामला और गहरा हो गया था। उस रात प्रणव ने तय किया कि वो फिर से नीचे उस तहखाने में जाएंगे। उन्होंने इस बार पूरी तैयारी की। टॉर्च, कैमरा, रस्सी, नक्शा और एक पुरानी किताब जो उन्होंने लाइब्रेरी से मंगवाई थी, राजगढ़ के रहस्य। रात को ठीक 12 बजे वो फिर से उसी तहखाने में पहुंचे। इस बार उन्होंने एक नई बात की। उन्होंने कैमरे से लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रखी। जैसे ही वो नीचे उतरे, उन्हें एक नई गंध महसूस हुई, तेज फूलों की खुशबू, जैसे कोई अभी अभी अगरबत्ती जलाकर गया हो। पर वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़े और दीवार पर हल्की सी खरोंच दिखी, जैसे किसी ने नाखून से दीवार को घसीटा हो। दीवार पर लिखा था, मत खोलो दरवाजा, वरना लौटना मुश्किल होगा। लेकिन आगे दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर कदम रखते ही टॉर्च झपकने लगी। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा था, बहुत दुबला, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें अंदर धंसी हुई पर चमक रही थी। वो धीरे से बोला, आ गए? मुझे पता था कोई आएगा। प्रणव चौंक गए। तुम कौन हो? वो आदमी बोला, मैं ही हूं, विशानंद का वारिस। प्रणव ने चौंक कर पूछा, क्या बकवास है ये? वो हंसा, मैं उसका खून हूं। मेरे दादा के दादा ने उसे जिंदा जलते देखा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी को नहीं पता। उसने मरते वक्त जो तंत्र छोड़े थे, मैंने उन्हें फिर से जिंदा किया। क्यों? ताकि जो खून से सींचा गया है वो फिर से जाग सके। तुमने मिश्रा को मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा।
उसने खुद अपने डर से दम तोड़ा। मैंने सिर्फ उसे सच दिखाया था। कौन सा सच? वो आदमी बोला कि इस फर्श के नीचे आज भी वो 11 आत्माएं बंधी हैं और हर 100 साल में उन्हें किसी की आत्मा चाहिए ताकि वो शांत रह सके। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी, धूल उड़ने लगी। प्रणव ने तुरंत कैमरा जेब में रखा और भागने की कोशिश की। वो आदमी वही बैठा रहा और बोला, भाग जाओ, लेकिन अगली बार तुम्हारी बारी है। प्रणव किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। बाहर निकलते ही देखा सुबह हो चुकी थी, लेकिन उनका कैमरा बंद था और जेब से डायरी गायब थी। अब उन्हें यकीन हो चुका था, ये खेल किसी एक पागल इंसान का नहीं, ये राजगढ़ के इतिहास और किसी पुरानी काली शक्ति का हिस्सा है। और उन्होंने तय कर लिया था, अब चाहे जान जाए, पर इस फर्श के नीचे दबी सच्चाई सामने लानी ही है। तीसरे दिन की शुरुआत बहुत अजीब थी। प्रणव राय को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी रात उन्होंने नींद में कोई सपना देखा हो, या शायद सपना नहीं बल्कि कोई संदेश। उसमें वही अजीब आवाज थी, धीमी गूंजती हुई, जो कह रही थी, खून से जो जुड़ा है वही खून से खोलेगा। प्रणव उठते ही अपने हाथ की कलाई को देखने लगे। वहां एक हल्का सा लाल निशान था, जैसे कोई पुरानी चोट उभर आई हो, जबकि उन्हें याद ही नहीं कि ये कैसे लगी। उन्होंने तुरंत अपने नोट्स निकाले और रात की पूरी घटना को लिखने की कोशिश की, लेकिन दिमाग जैसे जाम हो गया था। हर बात याद थी, लेकिन जैसे किसी ने उनके शब्द छीन लिए हों। कैमरा अब भी बंद था और उस रहस्यमय आदमी के चेहरे की एक भी तस्वीर नहीं थी। तभी बाहर से आवाज आई, प्रणव बाबू, कोई आपसे मिलने आया है। वो बाहर आए तो देखा एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सिर पर सफेद दुपट्टा, आंखों में पानी और चेहरे पर एक गहरा डर। आप प्रणव राय हैं? जी। आप कौन? मेरा नाम है माया। मैं कभी इस किले में नौकरानी हुआ करती थी, राजा हरिराज के वंशजों के वक्त में। प्रणव चौंके, इतनी पुरानी? वो हल्के से मुस्कुराई, उम्र ज्यादा नहीं, पर मैं यहां के हर राज की गवाह हूं। उन्होंने उसे अंदर बुलाया। माया ने बताना शुरू किया, मेरे दादा, उनकी मां और फिर मैं। 3 पीढ़ियां इसी किले में रहीं, लेकिन कभी किसी ने इस लाल फर्श की बात जोर से नहीं की। दादा कहते थे कि हर 100 साल में ये जमीन किसी की आवाज मांगती है, और अगर वो ना मिले तो वो खुद लेने निकलती है। प्रणव ने पूछा, आपके दादा ने भी कुछ देखा था? हां, उन्होंने एक बार देखा था कि किले के पिछवाड़े की दीवार रात को अपने आप खुली और वहां से एक औरत निकली जो जमीन से निकली लग रही थी। सफेद साड़ी और पांव उल्टे, वो सीधा इसी कमरे की ओर आई थी। प्रणव ने अंदर एक सिहरन महसूस की। क्या आपने कभी उस फर्श के नीचे झांका है? माया ने कहा, कभी नहीं, पर एक बार मेरी मां ने गलती से एक कोना उखाड़ दिया था, तो वहां से कुछ चिपचिपा लाल सा बाहर आया और अगले ही दिन वो बीमार हो गई। 3 दिन में मर गई, बिना किसी कारण के। अब ये बात साफ होती जा रही थी कि सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि कोई पुराना तंत्र या श्राप भी जुड़ा है इस लाल फर्श से। प्रणव ने तुरंत माया से पूछा, क्या कोई और गवाह है इस किले के रहस्य का? माया ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हां, एक आदमी है, नाम है भैरव पंडित। वो पहले यहां मंदिर में पूजा किया करता था। बहुत बातें जानता है, लेकिन कई सालों से उसने किसी से बात नहीं की। वो पास के जंगल में एक टूटी सी झोपड़ी में रहता है। उसी दोपहर प्रणव अकेले ही उस झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। घना जंगल था, रास्ता पगडंडी जैसा,
और दूर कहीं से ढोल की धीमी थाप सुनाई दे रही थी, बिल्कुल अनजानी और डरावनी। करीब आधे घंटे चलने के बाद एक छोटी झोपड़ी दिखी। बाहर एक नीम का पेड़ और उसके नीचे बैठा था भैरव पंडित, दाढ़ी से चेहरा ढका हुआ, माथे पर राख और आंखें बंद। प्रणव ने धीरे से पास जाकर कहा, पंडित जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो बिना आंखें खोले बोला, तुम उस लाल फर्श के पीछे की बात जानने आए हो ना? प्रणव चौंक गए। आपको कैसे पता? मुझे सब दिखता है। रातों में वो आत्माएं मेरे पास आती है। वो कहती है उन्हें उनका न्याय चाहिए। कौन आत्माएं? भैरव ने अब आंखें खोली। उनमें गहराई थी, जैसे अंधेरे का रंग हो। वो 11 मजदूर जो राजा हरिराज ने जिंदा दफन करवा दिए थे, उनके खून से ही वो फर्श बना था। और तब से हर 100 साल में कोई न कोई बलिदान देना पड़ता है ताकि वो आत्माएं शांत रहें। और अगर बलिदान ना मिले तो वो खुद अपना रास्ता चुनती है। उनके पास समय नहीं बचता, और जब वो बाहर आती है तो किसी की भी जान ले सकती है। क्या आप जानते हैं कि वो आत्माएं अब जाग चुकी हैं? भैरव ने धीरे से सिर हिलाया। हां, और इस बार बलिदान देर से हुआ है, इसलिए वो अब शिकार करने पर उतर आई है। प्रणव ने पूछा, उन्हें शांत कैसे किया जा सकता है? भैरव ने जेब से एक छोटा तावीज निकाला। ये लो, ये उस रात तक तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, चौथी रात को जब चांद सबसे ऊपर होगा और जब लाल फर्श चमकने लगेगा, उसी वक्त एक दरवाजा खुलेगा जो पिछले 400 सालों से बंद है। उस दरवाजे में क्या है? राजा हरिराज का असली गुनाह। प्रणव चुप हो गए। अब बात केवल लाल फर्श की नहीं थी। अब बात उस गुनाह की थी जो सदियों से दफन था और जो शायद अब खुद को खोलना चाहता था। वो वापस किले की तरफ बढ़े, हाथ में वो तावीज और दिल में एक भारी बोझ, क्योंकि चौथी रात अब बस कुछ घंटों की दूरी पर थी। राजगढ़ किले में चौथी रात उतर चुकी थी। आसमान बिल्कुल साफ था और चांद की रोशनी सीधी उस लाल फर्श वाले कमरे की खिड़की से अंदर पड़ रही थी। फर्श कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, जैसे वो चांदनी पी रहा हो। प्रणव राय ने खुद को तैयार कर लिया था। भैरव पंडित का दिया हुआ तावीज गले में लटक रहा था, जेब में कैमरा था और हाथ में एक पुराना नक्शा जिसमें वो दरवाजा बना था जो कभी खुला नहीं। किले का माहौल बहुत शांत था, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब कंपन था, जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग चुका हो। किले की दीवारें आज थोड़ी नम लग रही थी और हवा में गंध थी, पुराने खून जैसी। रात के ठीक 12 बजने वाले थे। प्रणव उस लाल फर्श वाले कमरे में खड़े थे, चुपचाप। सांसों की आवाज भी अब तेज लगने लगी थी। वो कमरे के एक कोने में झुके और हाथ से एक खास चिन्ह पर जोर दिया। वो चिन्ह सिर्फ रात में चांद की रोशनी में दिखाई देता था। जैसे ही उन्होंने दबाव डाला, फर्श के बीचों बीच एक गोल आकृति हल्के से घूमने लगी और फिर धड़ाम की आवाज के साथ नीचे की तरफ खिसक गई। नीचे अंधेरा था, एक लंबी सुरंग सीढ़ियों के साथ नीचे जाती हुई। प्रणव ने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे उतरने लगे। नीचे करीब 50 सीढ़ियों के बाद एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। उस पर लिखा था, गवाह की जुबान और कातिल की आत्मा दोनों यहां कैद है। प्रणव ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का कमरा बहुत पुराना था। दीवारों पर तांबे की परतें थी जो अब काली हो चुकी थी। बीच में एक विशाल सिंहासन जैसा पत्थर का ढांचा था और उसके सामने जमीन पर लकीरें खींची थी, जैसे कोई मंत्रों का यंत्र। कमरे में बहुत ठंड थी,
लेकिन पसीना बह रहा था। तभी दीवार पर लगी एक कंदील अपने आप जल उठी और सामने की दीवार पर एक छाया बन गई। एक व्यक्ति की। फिर एक धीमी आवाज गूंजी जो पूरे कमरे में फैल गई। तुम आए हो सच जानने? तो सुनो और भुगतो। कमरे की दीवारें हिलने लगी और छाया ने बोलना शुरू किया। मैं हूं हरिराज, इस किले का शासक। पर मैं राजा नहीं, एक पापी था। वो 11 मजदूर जो लाल फर्श बना रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने देखा कि मैंने अपने सगे भाई की हत्या की सिंहासन के लिए। मैंने उन्हें भी खत्म करवा दिया, जिंदा दीवारों में चुनवा दिया, ताकि कोई मेरा सच न जान पाए। प्रणव कांप उठे। उनका खून, उनकी आत्मा और उनकी चीखें सब इस फर्श में कैद है। हर 100 साल में ये फर्श जागता है और एक सवाल पूछता है, क्या कोई है जो उस खून के लिए न्याय मांगेगा? दीवार पर खून से एक निशान उभर आया, एक हाथ का। प्रणव ने धीमे से अपनी हथेली उस पर रखी और तभी पूरी जमीन हिलने लगी। कमरे के एक कोने से दीवार फट गई और वहां एक कंकाल गिरा, हथकड़ी में बंधा, उसकी मुट्ठी में एक टुकड़ा कागज। प्रणव ने कागज खोला। उस पर लिखा था, मैं रघुवीर, राजा के भाई का दोस्त। अगर ये कागज किसी को मिले तो समझो कि इस किले में जो चमक रहा है वो सोना नहीं, खून है, और हरिराज राजा नहीं, एक श्रापित आत्मा है जो मरकर भी जिंदा है। प्रणव को लगा जैसे सारी सांसें थम गई हों। अब वो समझ चुके थे कि जो भी लाल फर्श को छूता है या उसके रहस्य को जानना चाहता है, उसे उस गुनाह की गवाही बनना पड़ता है। तभी कमरे के अंदर की हवा भारी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक परछाई धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। वही परछाई जो उन्होंने पहले देखी थी, लंबी, धुंधली और आंखें लाल। अब वो सिंहासन पर जा बैठी और अचानक उसका चेहरा साफ हो गया। वो वही था जिसे उन्होंने नीचे तहखाने में देखा था, जो खुद को विशानंद का वारिस कहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारे हाथ की, वो हाथ जो गवाह बने और मुझे वो आखिरी आत्मा दे जो इस फर्श को हमेशा के लिए शांत कर सके। प्रणव ने गुस्से में कहा, तू क्या चाहता है? वो बोला, एक नाम, एक ऐसा नाम जो अपनी मर्जी से इस लाल फर्श की बलि बन जाए। तब ये आत्माएं चैन लेंगी, वरना हर रात एक नई मौत होगी। प्रणव गुस्से में बोले, कभी नहीं, मैं तुम्हारी ये योजना पूरी नहीं होने दूंगा। वो हंस पड़ा, तुम्हें लगता है ये सब इंसानों के बस की बात है? अब ये फर्श जाग गया है और अब एक नई बलि जरूरी है। कमरे की दीवारों से चीखें गूंजने लगी। चमकती लकीरें फर्श पर उभरने लगी और तभी अचानक दीवार पर एक नया नाम खुद ब खुद लिखा गया, प्रणव राय। प्रणव पीछे हटे। विशानंद का वारिस बोला, अब फैसला तेरा है, या तू या कोई और जो तेरे बदले जाए। कमरा तेजी से कांप रहा था। अब समय कम था, या तो वो सब कुछ उजागर करे और बलिदान दे, या कोई मासूम फिर से मारा जाए। प्रणव की आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, क्या इतिहास सच में खुद को दोहराता है, या ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ? कमरे में अब सिर्फ 3 चीजें थी, अंधेरा, डर और समय की टिक टिक। दीवारों से गूंजती चीखें तेज होती जा रही थी और लाल फर्श की चमक अब जलती हुई लग रही थी, जैसे उसकी सतह के नीचे कोई धड़क रहा हो, कोई जिंदा चीज। विशानंद का वारिस सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था।
जैसे वो जानता हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। प्रणव राय फर्श के ठीक बीच खड़े थे। उनकी आंखें दीवार पर चमकते अपने ही नाम को देख रही थी, प्रणव राय। एक पल के लिए उन्हें लगा कि सब कुछ रुक गया है। उन्होंने गहरी सांस ली। अगर मुझे अपनी जान देनी होगी तो दूंगा, लेकिन पहले सच बाहर आएगा, उन्होंने मन में कहा। उसी समय उनकी जेब में रखा कैमरा, जो अब तक बंद था, खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर पिछली सारी रिकॉर्डिंग चलने लगी। वो रहस्यमयी तहखाना, विशानंद की बातें, लाल फर्श की चुप चीखें, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो चुका था। ये एक चमत्कार था, या शायद उन 11 आत्माओं की आखिरी कोशिश कि कोई तो हो जो उनका सच दुनिया तक पहुंचाए। प्रणव ने कैमरा उठाया और वारिस की ओर बढ़ते हुए कहा, अब ये वीडियो पुलिस को जाएगा और फिर सबके सामने तुम्हारा झूठ सामने आएगा। वो जोर से हंसा। पुलिस? दुनिया? क्या ये दुनिया उन मजदूरों की चीखों को सुनेगी जो सदियों से जमीन में दफन है? नहीं, ये दुनिया तब तक नहीं सुनेगी जब तक उसे डर न लगे। और मैं वही डर हूं। उसकी आंखों से अब हल्की लाल रोशनी निकलने लगी थी, जैसे उसका शरीर किसी और चीज से भर चुका हो। उसने फर्श की ओर इशारा किया। एक नाम चाहिए, चाहे तेरा या किसी और का। प्रणव पीछे हटे, लेकिन तभी उनके हाथ में कुछ महसूस हुआ। जेब में रखा भैरव पंडित का दिया हुआ तावीज अब जल रहा था। तेज गर्मी, जैसे भीतर से कोई आग निकल रही हो। प्रणव ने समझा, ये तावीज सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक आखिरी हथियार है। उन्होंने तावीज को हाथ में कसकर पकड़ लिया और जोर से उस लाल फर्श के ठीक बीच फेंका। तावीज जमीन पर गिरते ही चटक गया और तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। चीखें तेज हो गई, दीवारें कांपने लगी। विशानंद का वारिस जमीन पर गिर पड़ा। वो तड़पने लगा। उसकी आवाज बदल गई थी, कभी बूढ़ी, कभी बच्चे जैसी, कभी किसी औरत की, जैसे उसमें कई आत्माएं घुसी हों। नहीं, ये न्याय नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। प्रणव ने चिल्लाकर कहा, तेरा खेल खत्म हो गया। तुझे डर चाहिए था, अब देख ये डर तुझे ही कैसे खा जाएगा। कमरे की दीवारें फटने लगी। सिंहासन टुकड़े टुकड़े हो गया। लाल फर्श पर गाढ़ा धुआं निकलने लगा और उसके बीचों बीच एक एक कर 11 आकृतियां उभरी। वो मजदूर थे, पिटे हुए, झुके हुए, लेकिन अब शांति की ओर जाते हुए। उनकी आंखों में प्रणव के लिए कृतज्ञता थी। तभी पूरी जमीन कांपी और वो लाल फर्श धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा, जैसे किसी ने खून की परत मिटा दी हो। विशानंद का वारिस अब जमीन पर गिरा पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब कोई चमक नहीं थी। साथ ही वो दरवाजा, जो 400 साल बाद खुला था, अब खुद ब खुद फिर से बंद हो गया। पत्थर की चट्टानों ने उसे सील कर दिया। प्रणव धीरे धीरे ऊपर की ओर लौटे। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का। सुबह हो चुकी थी। किले के बाहर सूरज की किरणें अब सीधी उस कमरे पर पड़ रही थी, जहां कभी खून से रंगा फर्श चमकता था, लेकिन अब वहां केवल सफेद संगमरमर था, शांत, ठंडा और साफ। प्रणव ने गांव वालों को बुलाया, उन्हें कैमरे का वीडियो दिखाया। मीडिया आई, पुलिस आई, पुरातत्व विभाग आया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, वो वीडियो दिखाने के 1 घंटे बाद कैमरा अपने आप जल गया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। अब किले का लाल फर्श सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था,
लेकिन कुछ लोगों के दिल में हमेशा के लिए जिंदा थी ये बात कि वहां कुछ हुआ था जो सिर्फ किताबों में नहीं, हड्डियों में बसा था। कुछ महीने बाद प्रणव राय ने एक किताब लिखी, लाल फर्श का सच। उसमें सब कुछ था, इतिहास, आत्माएं और एक इंसान की जिद जिसने हिम्मत नहीं हारी। कई लोगों ने उसे काल्पनिक कहानी कहा, पर कुछ थे जिन्होंने उस फर्श को अपनी आंखों से देखा था। और वो आज भी कहते हैं, कुछ कहानियां झूठ नहीं होती, बस हम उन्हें मानने की हिम्मत नहीं रखते। कहानी खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती है। लेकिन अगर फिर कभी चांद की रात में वो फर्श फिर से लाल हुआ, तो याद रखना, गवाह की जुबान और कातिल की आत्मा अब हमेशा साथ चलती है। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।